Well, hello everyone. Today we are going to discuss an important topic of class 11th and that is friction. आज हम लोग इस लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे हम लोग फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और फ्रिक्शन काम कैसे करता है। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की तो हमें ये बात पता है कि फ्रिक्शन एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, एक डिराइव्ड फोर्स है और फ्रिक्शन तब एक्शन में आता है जब दो बॉडीज या दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। अब अगर मैं आप लोग को एक डायग्राम से समझाऊं तो उसको कुछ इस तरीके से ले लीजिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास हमने कोई सरफेस लिया और इस सरफेस पे हमने कोई बॉडी रख दी जिसका मास कोई m है, कोई m मास की बॉडी मैंने इस सरफेस पे रख दी। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो सरफेस और बॉडी के कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है। फ्रिक्शन इस जगह पे लगेगा, यानी जहां पे बॉडी और सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और ऐसा माना जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेन पर्पस है फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है, इसके लगने की वजह क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरफेस इंटरलॉकिंग। फ्रिक्शन के लगने का सबसे मेन पर्पस होता है सरफेस इंटरलॉकिंग। अगर हम इस जगह को जहाँ पे हमारी बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रही है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हमारा जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से मैग्नीफाई होके दिखेगा और जो बॉडी हम रख रहे हैं वो भी हम चाहे उसको कितना भी चिकना कर लें, कितना भी स्मूथ कर लें, बट देयर विल ऑलवेज बी सम रफ सरफेस इफ यू सी इट विद द माइक्रोस्कोप। तो आप देखेंगे कि सरफेस जो बॉडी आप रख रहे हैं उसका सरफेस भी क्या होगा, इसके साथ इस तरीके से इंटरलॉक हो जाएगा। इस तरीके से दोनों बॉडीज एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेंगी, आपस में फंसा लेंगी और ये बॉडीज इसके कारण यहाँ पे इस जगह इस पोजीशन पे आपको फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा जब आप बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज कहलाती है सरफेस इंटरलॉकिंग, जिसके कारण हम लोग फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। अब सरफेस इंटरलॉकिंग के बाद जब ये चीज लॉक हो जाती है, आप कई बार देखोगे आप पानी से गीला ग्लास अगर आप कांच के टेबल पे रख देते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो ग्लास उस पे चिपक जाता है। एक ऐसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स लगता है जो उस ग्लास को वहां पे पकड़ के रखता है तब तक जब तक आप कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा लेते हैं तो उसके बाद वो ग्लास वहां से मूव करना चालू करता है। सो दैट थिंग इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। ये भी ध्यान रखना है, कोल्ड वेल्डिंग। फाइन। तो कोल्ड वेल्डिंग कब होता है? जब ये दो सरफेसेस एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं और इसको हम लोग कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, यानी सरफेसेस आपस में वेल्ड हो जाते हैं इनको। अब कोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग वेल्डिंग जब देखते हैं तो वो हीट के थ्रू वेल्डिंग की जाती है। मेटल्स की जब वेल्डिंग होती है गर्मी के थ्रू उसको एक सर्टेन टेम्परेचर में मेटल्स को मेल्ट किया जाता है जिसके कारण वेल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ एक नेचुरल वेल्डिंग होती है जिसमें हम लोगों को हीट नहीं देना पड़ता है, सरफेसेस आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो ये चीज़ कोल्ड वेल्डिंग कहलाती है। कोल्ड वेल्डिंग या फिर सरफेस इंटरलॉकिंग भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोल्ड वेल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रिक्शन में। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तो चलिए जरा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेबल तैयार किया है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का। हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रिक्शन की। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन पे जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन आता है। इंटरनल फ्रिक्शन को हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखेंगे क्योंकि ये दो अलग टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं और इनको हम लोग अलग तरीके से केस स्टडी करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन की तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन यानी वो फ्रिक्शन जो कि आपको आउटर एटमॉस्फेयर में मैक्रोकॉस्मॉस में आपको देखने को मिलेगा वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। और वो दो तरीके से होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द अदर वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा, फिजिक्स में आधी चीजें नाम से ही क्लियर होती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी स्टैटिक पोजीशन में होगा यानी कि रुका हुआ होगा, और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन यानी जब बॉडी सरफेसेस के ऊपर मूव कर रही होगी। तो चलिए जरा वापस आते हैं अपने प्रीवियस डायग्राम पे। ये है हमारा केस। ये देखिए इस फिगर में अभी ये बॉडी रेस्ट पे है
इस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और एक बेटर इसका ही दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक सरफेस लिया और इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई बॉडी रखी जिसका मास है m। ये हमारी बॉडी है, कोई m मास लग रहा है। अब इस पे हम जरा बात करते हैं कि कितने टाइप के फोर्सेस अभी इस पे, जब ये बॉडी रेस्ट पे है अपने सरफेस के कांटेक्ट में, तो उस समय कितने फोर्सेस अभी इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जरा, इस बॉडी का जो डाउनवर्ड फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, जो कि क्या है, वेट है बॉडी का। और वेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। तो डाउनवर्ड फोर्स m इंटू जी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इस mg के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। माय गॉड, ये ध्यान रखना है कि अगर एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है तो इसके ऑपोजिट एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा जो बॉडी लगा रहा है, और उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं n, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि n इक्वल्स टू m g होता है, ठीक है। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है W इक्वल्स टू mg, और उसके ऑपोजिट एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, जो कि हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये बॉडी क्योंकि अभी रेस्ट पे है, अभी स्टैटिक पोजीशन में है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को हम नाम दे देते हैं स्मॉल f s। Fs इज आवर स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा, फोर्सेस को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। Fs इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड Fd विल बी डायनेमिक फ्रिक्शन। तो अभी यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सपोज करो मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने इस बॉडी को इधर धक्का दिया कोई F फोर्स से, इधर से मैंने कोई F फोर्स लगाना शुरू किया है। अभी ये बॉडी जो है ये मूव नहीं कर रही है क्योंकि मैंने सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाया है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और वही फोर्स है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है ये कोशिश कर रहा है इस बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए, और जब तक मैं ये Fs से ज्यादा फोर्स नहीं लगाता हूँ बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी मैंने F लगाया, ये अभी हम इस सीन में देख लेते हैं कि जो हमारा F है वो स्मॉलर देन है F S के, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। फिर हम उस पर फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, फोर्स इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन वो बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगी तब तक जब तक ये Fs के इक्वल नहीं आ जाता है। अब अगला केस है जिसमें हम इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर हो जाए, Fs फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि ये इधर से लगने वाला फोर्स, ये फोर्स और इधर से लगने वाले फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी हमारा जो उस समय पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब अभी तक इस सरफेस में कोल्ड वेल्डिंग चल रही थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे इंटरलॉकिंग थी, बॉडी और सरफेसेस दोनों एक दूसरे को लॉक करके रखे हुए थे, कोल्ड वेल्डिंग यहाँ तक बनी हुई थी। लेकिन अब क्या होगा, जब मेरा अप्लाइड फोर्स यानी कि F ग्रेटर देन हो जाएगा Fs के, यानी अगर हम इस तरीके से देखें कि F बिकम्स ग्रेटर देन Fs, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, और फिर वहां पे एक नया फ्रिक्शन सीन में आ जाएगा जिस फ्रिक्शन को हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। और बॉडी क्या करेगी, फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग मूव कर जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये Fs रिप्लेस हो जाएगा Fd से, और ये होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन तब लगना स्टार्ट होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन को बॉडी ओवरकम कर लेगी अपने एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये चीज होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, और इसी तरीके से बॉडीज मूव करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब तक लगता रहेगा जब तक बॉडी रेस्ट में है, और जैसे ही बॉडी मोशन में आएगी डायनेमिक फ्रिक्शन वहाँ पे सीन में आ जाता है। और ये सब होता है कोल्ड वेल्डिंग के कारण। जब तक कोल्ड वेल्डिंग रहेगी सरफेस के साथ तब तक बॉडीज मूव नहीं करती हैं। हम लोगों को बॉडी में डायनेमिक मोशन लाने के लिए कोल्ड वेल्डिंग को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो आई थिंक ये सीन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल म्यू से। म्यू ऐसा एम जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा यू जैसा। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली रेशियो होता है अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन में। जब हम बात करते हैं स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन की तो वहां पे हम लोग म्यू को लिखते हैं म्यू एस। सो म्यू एस विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस विल बी म्यू एस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है F अपॉन एफ एस। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी आ जाता है कि मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट coefficient of friction is defined as the ratio of applied force and the frictional force। तो ये होता है coefficient of friction। यानी ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो क्या होगा, रेशियो होगा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों को, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था, जब ये ओवरकम कर जाएगा स्टैटिक पोजीशन को, कोल्ड वेल्डिंग को ओवरकम कर जाएगा तो फिर डायनेमिक फ्रिक्शन सीन में आ जाएगा और उस समय जो केस आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू डी का, यानी कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। और म्यू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन डायनेमिक फ्रिक्शन एफ डी, राइट। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एफ म्यू एस इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ एस और म्यू डी इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ डी, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा मैं उससे पहले आप लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बता दूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल के बीच में का जो रिजल्टेंट होता है। सपोज करो मैंने इस फिगर में, ये जो मेरा फिगर था ये मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया था और ये था मेरा नॉर्मल। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। यानी कि अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल फोर्स के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में, इन दोनों का, एफ का और एन का, दोनों का मैंने ये रिजल्टेंट निकाला है। ये देख सकते हैं, इसको आप डिनोट कर लीजिए आर से। और आर और एन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगली चीज आती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू म्यू एन। ये आ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू म्यू एन। और हम जानते हैं n इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ फिगर में आपको दिखाई देगा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर था, m इंटू जी के, है ना, m इंटू जी के बराबर था ये n फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा हमारा, तो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा F इक्वल्स टू म्यू m जी। ये आ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब इसे में हम लोग चेंज करते रहेंगे। F स्टैटिक होगा तो यहाँ पे म्यू स्टैटिक हो जाएगा, और अगर F डायनेमिक होगा
तो यहाँ पर म्यू भी डायनेमिक हो जाएगा। तो ये चीज़ थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। हम लोगों ने अभी सरफेस इंटरलॉकिंग के बारे में जाना, हम लोगों ने कोल्ड वेल्डिंग के बारे में समझा, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में समझा, उनके कोफिशिएंट्स समझे और उनके फॉर्मूलेज देखे हम लोगों ने। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये छूट गया। जब हम बात करते हैं रेंज ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन की, कब से कब तक स्टैटिक रहेगा, तो वो रहेगा 0 से। जैसे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया तो मैं जब फोर्स 0 से लेके मैं म्यू ऑफ स्टैटिक तक लगाता हूँ फोर्स, मैं इतना फोर्स लगाता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरा रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो टू म्यू ऑफ एस एम तक, ये मेरा रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यानी मैं 0 से लेके जब तक म्यू एस एम तक फोर्स लगाऊंगा, यानी यहाँ तक, जब तक मैं स्टैटिक फोर्स लगाता रहूंगा बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ही बॉडी इस रेंज के ऊपर जाएगी, बॉडी डायनेमिक फ्रिक्शन बन जाएगा। तो ये होता है रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस की हैं। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन के और थोड़े टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया। अगले दिन बात करेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन की, और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस काम आते हैं और चार्जेस किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फ्लो का। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।